ये हमसे पूछा जा रहा है। एक एक करके डिस्कस करते हैं चीजों को। ये क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन। डेटा आपको दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करना है। तो व्हाट टाइप ऑफ द डेटा इज दिस? थर्ड टाइप का डेटा है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो आप क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला यूज करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और कोई बता सकता है कि Q1 Q3 कैसे निकाले जाएंगे? Q1 का कौन सा फार्मूला यूज होगा? सर एल। Q1 में हमारे पास जो है, अगर L+H अपॉन वाला फॉर्मूला यूज होगा, जो हमारे पास सिंपल मीन के लिए, मीडियन के लिए यूज होता है। हाँ बिल्कुल, मीडियन वाला यानी सेकंड टाइप का क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला यूज करेंगे। तो Q1 इससे यूज करेंगे, ये हम सब सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूँ। और Q3 आप इस तरह निकालेंगे, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग टू द Q3 क्लास। तो Q1 Q3 कंप्यूट करके पुट कर देंगे, क्वार्टाइल डिवीजन मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द क्वार्टाइल डिवीजन, तो निकाल लिया। एंड इट्स कोफिशिएंट। एंड इट्स कोफिशिएंट का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन दो किस्म के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन पूछ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। मेरे साथ साथ लिखते जाएं ताकि क्लियर हो जाए, बार बार आपको फिर देखना ना पड़े, कुछ भी लेक्चर ना सुनना पड़े। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो चूंकि आप Q1 Q3 निकाल चुके होंगे क्वार्टाइल डिवीजन के अंदर, तो जब आपको Q1 Q3 मिल जाएगा तो आप एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, एक दफा ऐड कर दीजिएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा जी, आगे यस सर। चलें। आगे चलें। अब ये क्या कह रहा है हमसे? In a fuse box there are 20 fuses of which 5 are defective. If two fuses are chosen at random and removed from the box in the succession without replacing the first, find the probability that the both fuses are defective. क्या हमने हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है? नहीं सर। हमने नहीं सर। बाइनोमियल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी है। जी सर। बाइनोमियल हमने पढ़ी है, हाइपरज्योमेट्रिक हमने नहीं पढ़ी। जी सर, तो बाइनोमियल पढ़ी है। क्यों नहीं पढ़ी? इसका मतलब है कि वो हमारे सिलेबस में नहीं थी, इसलिए हमने नहीं पढ़ी। ओ, ये असल में है हाइपरज्योमेट्रिक का सवाल। सर, पहचान कैसे होगी कि बाइनोमियल का सवाल है क्या हाइपरज्योमेट्रिक का? बाइनोमियल में भी तो ऐसे ही सवाल आते थे कि डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। ये तो बाइनोमियल में भी तो आता था कि हमने इतने चूज किए हैं, इतने डिफेक्टिव होंगे, इतने नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो वहां पे भी तो दो पॉसिबिलिटीज हुआ करती थी, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। तो हम वहां पे तो बाइनोमियल लगाया करते थे। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने हाइपरज्योमेट्रिक लगानी है। तो बाइनोमियल चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होती थी, और वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या क्या होते थे, उसमें से एक होता था विद रिप्लेसमेंट। याद है आपको? विद रिप्लेसमेंट जो है हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। विद रिप्लेसमेंट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। और चूंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसलिए हाइपर ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है। तो अगर हमने हाइपर ज्योमेट्रिक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, अब ये मुझे आइडिया नहीं कि हमारे सिलेबस में है कि नहीं है। बहरहाल ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। अभी हम एड में देखते हैं कोर्स आउटलाइन, अगर हाइपर ज्योमेट्रिक है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बहरहाल ये सवाल हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है। आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है कंप्यूट द हार्मोनिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिवन बिलो। क्या हमने हार्मोनिक मीन पढ़ा हुआ है? नहीं सर, आपने लिखवाया हुआ है, लेकिन आपने इसको ना हार्मोनिक ना ज्योमेट्रिक दोनों को हमें डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं पढ़ाया, सिर्फ नाम लिखे हुए हैं हमारे पास। अच्छा, नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आपने हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन नहीं पढ़ाया था। तो चूंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है, सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना, अगला काम फार्मूले का रेफरेंस देना, फार्मूले की बेस पर टेबल का जनरेट करना। तो जैसे कि आपने मीन निकालना सीखा, मीडियन निकालना सीखा, मॉड निकालना सीखा, तो अब हार्मोनिक मीन निकालना मुश्किल नहीं होगा। तो लिहाजा इसको भी हाथ के हाथ देख लेते हैं। तो सर, आप तो ये कहा करते थे कि हर आर्टिकल में दो फार्मूले हैं। हाँ, मैं ये कहता था कि हर आर्टिकल में दो फार्मूले हैं और हर आर्टिकल में थ्री टाइप्स के क्वेश्चन है। तो इस तरह जैसे कि अर्थमेटिक मीन में दो फार्मूले थे, और मीडियन में दो फार्मूले थे, मॉड में थे। हार्मोनिक मीन के अंदर भी दो फार्मूले हैं। हार्मोनिक मीन H.M से रिप्रेजेंट करते हैं। हार्मोनिक मीन का फार्मूला है N/(1/x)। ये तो पहला फार्मूला है। हर आर्टिकल में दो फार्मूले होते हैं, और इन केस ऑफ, मेरे साथ साथ लिखते जाएं, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें याद है, हम हर क्वेश्चन में लिखा करते थे पहला फार्मूला और इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा फार्मूला। तो हार्मोनिक मीन हमारे पास होगा, यहाँ पे समेशन एफ आ जाएगा, समेशन एफ अपॉन
समेशन एफ अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास दो फार्मूले हो गए हार्मोनिक मीन। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कंप्यूट द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब कोई बता सकता है कि ये कौन सी टाइप का डेटा है? फर्स्ट टाइप का डेटा है, सेकंड टाइप का डेटा है, या थर्ड टाइप का डेटा है? फर्स्ट टाइप का डाटा है। सर सर फर्स्ट टाइप अनग्रुप का। डेटा है। अनग्रुप डेटा है, रॉ डेटा है, फर्स्ट टाइप का डेटा है, सही है ना, बहुत सारे नाम है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करें? सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना। तो हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना। हमने एक्स लिख के डेटा कॉपी कर दिया। ऐसे ही काम किया करते थे अब मीन में भी। तो हमने डेटा कॉपी कर दिया, 10 20 40 50 80, 10 20 40 50 80, ये हमने क्वेश्चन डेटा कॉपी कर दिया। अब अगला काम जो है वो फार्मूले का रेफरेंस देना। तो ये हम क्वेश्चन तो कॉपी कर चुके हैं, और आगे कॉलम क्या बनेंगे हमें नहीं पता। हमने आपसे कहा था कि फार्मूला बताएगा। तो क्या कोई बता सकता है कि हार्मोनिक मीन के दो फार्मूले हमने लिखे हुए हैं? तो इस डेटा को देखकर कोई बता सकता है कि हम कौन सा फार्मूला यूज करें? सर पहला वाला। एन अपॉन समेशन 1/x। वही पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो लिहाजा यूजिंग हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन अपॉन समेशन 1/x। फार्मूले की बेस पर टेबल का जनरेट करना। तो अब हम फार्मूले को देखते जाएंगे, फार्मूला हमें बताएगा क्या क्या कॉलम बनाने। एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5। तो लिहाजा एन के लिए कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। हमें समेशन किसका चाहिए? हम कहते थे समेशन हटा के कॉलम बनाते हैं। तो समेशन को हटा दिया जाए तो 1/x चाहिए हमें। एक्स तो मौजूद है, और 1/x चाहिए। तो 1/10 निकाल लीजिए, 1/20 निकाल लीजिए, 1/30 निकाल लीजिए, 1/50 निकाल लीजिए, 1/80 निकाल लीजिए। और डेसिमल में आ रहा होगा तो 2 डेसिमल तक ले लीजिए, काफी है मेरे ख्याल से। 2 डेसिमल तक रिजल्ट ले लीजिए, और सब कुछ रिजल्ट निकालने के बाद कोई मुझे ये बता दे कि समेशन 1/x कितना आएगा। तो टेक योर टाइम, आप इसको जल्दी से अभी कंप्यूट कर लीजिए हाथ के हाथ, और हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, आप ये कंप्यूट कीजिए। क्या किसी ने समेशन कंप्यूट किया है? 0.20। 0.20, ये समेशन आ गया हमारे पास। 0.20 पुट कर देते हैं। एन हमारे पास 5 है, समेशन हमारे पास 0.20 है। तो क्या कोई बता सकता है कि हार्मोनिक मीन कितना आएगा? 24.09। 24.09। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। बस ये कि फार्मूला देखना था हमें, क्योंकि आइडिया तो हमें था। और ये आपने दो हार्मोनिक मीन के फार्मूले दिखा दिए, क्वेश्चन का कॉपी करना और फार्मूले का रेफरेंस देना, फार्मूले के बेस पर टेबल का जनरेट करना। तो आप ज्योमेट्रिक मीन भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी आपने हार्मोनिक मीन देखा है, तो ज्योमेट्रिक मीन के भी दो फार्मूले होते हैं, और दोनों फार्मूले लिख देते हैं, और ये ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन के दो फार्मूले लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन को हम G.M से रिप्रेजेंट करते हैं। G.M स्टैंड्स फॉर द ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख दे रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं लिख रहा। तो इसका फार्मूला होता है एंटी लॉग ऑफ इनटू समेशन लॉग ऑफ एक्स अपॉन एन। ये हमारे पास फार्मूला होता है पहला वाला, ये फर्स्ट नाम वन दे देते हैं इसको। और इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन केस में हम ये सेकेंड वाला यूज करेंगे, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ये हमारे पास फार्मूला नंबर 2। तो बस ये कि आपको कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये ज्योमेट्रिक मीन का दिया हुआ है, कह रहा है कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो क्या कोई डेटा की नेचर देखकर बता सकता है कि किस टाइप का डेटा है ये? रॉ डाटा है। अनग्रुप डेटा। फर्स्ट टाइप का डेटा है, अनग्रुप डेटा है, रॉ डेटा है। तो लिहाजा हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका भी। ये हमारे डी पार्ट का सोल्यूशन है, और उससे पहले जो था वो सी पार्ट का सोल्यूशन था। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना, हमें पता है। तो एक्स लिख के हम डेटा कॉपी करते हैं। तो एक्स लिख के हम डेटा कॉपी कर देते हैं। वैल्यूज दी हुई है इसके अंदर, 13 10 12, 13 10 12, 14 11, 14 15। 11 15।
तो ये हमारे पास डेटा है। सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना, हम क्वेश्चन कॉपी कर चुके हैं। आगे कॉलम क्या बनेंगे हमें नहीं पता। अगला काम फार्मूले का रेफरेंस देना। तो क्या मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं, मुनासिब है? जी सर। तो यूजिंग, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं। यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, अच्छा कौन सा फार्मूला यूज करें, व्हाट टाइप, कौन सा वाला फार्मूला यूज किया जाएगा? फर्स्ट वन, जिसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वाला फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी नहीं है, रॉ डेटा वाला फार्मूला, यानी कि एंटी लॉग ऑफ, अभी हम कंप्यूट कैसे करेंगे देख लेंगे हम। एंटी लॉग ऑफ इंटू समेशन लॉग ऑफ एक्स अपॉन एन, फार्मूले की बेस पर टेबल का जनरेट करना। तो हमने ही कहा था कि समेशन वगैरह हटा के देखा जाता है। तो अगर हम इस समेशन में चीजों को हटा दें तो एक चीज तो एन है, एन इज द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज। तो कितनी डेटा वैल्यूज है हमारे पास? 6। 6 डेटा वैल्यू है। एन के लिए तो कॉलम की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए लॉग ऑफ एक्स। तो एक्स मौजूद है, हमें इसका लॉग निकालना पड़ेगा। हमारे कैलकुलेटर में लॉग के दो बटन है, हमें पता है कि एक एलओजी वाला लॉग का बटन होगा और एक बराबर में एलएन वाला बटन होगा। तो यहाँ पे आप एलओजी वाला लॉग यूज करेंगे, यानी कि बेस 10 का लॉग, ये वाला लॉग यूज करेंगे। पहले आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे और फिर आप 13 प्रेस करेंगे और फिर इक्वल टू दबा देंगे। तो इस तरह आप वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। आप ऐसा कीजिए कि 3 डेसिमल तक कैलकुलेट कर लीजिए, अप टू द 2 या 3 डेसिमल, 3 डेसिमल तक कर लें, ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि लॉग निकाल रहे हैं ना, तो लॉग के टेबल होते हैं। तो लिहाजा अप टू द 3 डेसिमल प्लेस निकाल लीजिए वैल्यूज, और सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मुझे समीशन बता दीजिए क्या है। सर 5.568। 5.568, ये समीशन लॉग ऑफ एक्स आ रहा है, तो लिहाजा वैल्यू जी। पुट कर देते हैं। एंटी लॉग ऐसे ही रहेगा, और समीशन लॉग ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 5.568 अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ डेटा वैल्यू, 6 है। तो लिहाजा पहले इसको डिवाइड कीजिए, 5.568 को 6 से डिवाइड कर दीजिए। सर ये नहीं आ रहा, 6.55 आ रहा है। 6.55 आ रहा है। और कोई देखे भाई, वेरीफाई हाँ। करे, और कोई एक और बंदा वेरीफाई करे। खैर ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो यस ये तो सर 6.55 ही आ रहा है। 6.55 ही आ रहा है, तो 6.55 लिख देते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो 6.55 लिख देते हैं। बहरहाल प्रोसीजर हमें समझ में आ गया है, तो 6.55 कह रहे हैं आप लोग, 6.55, तो ये हो गया 6.55। जरा डिवाइड कीजिए इसको 6 से, क्या आ रहा है? 1.31। 1.31। अब रह गई बात कि एंटी लॉग कैसे निकाला जाए। तो आप ऐसा करेंगे, पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, और शिफ्ट का बटन दबाने के बाद फिर लॉक का बटन दबाएंगे। एंटी लॉग ऐसे निकलता है कि पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर लॉक का बटन दबाएंगे, उसके बाद 1.31 लिख के इक्वल टू दबाएंगे। 20.48। 20.48। सर मुझे एक चीज क्लियर कीजिएगा, ये 6.55 डिवाइडेड बाय 6 डायरेक्टली किया है या अभी हमने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया है? नहीं, एंटी लॉग अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ डिवाइड किया है। हमने 6.55 को 6 से डिवाइड किया ओनली। सर सर मेरा तो वन आंसर पॉइंट 1.092 आ रहा है। 1.9092 आ रहा है मेरा। यस सर ये सॉरी, आ रहा है। सॉरी, ये 1.31 नहीं आ रहा? नो नहीं सर, सर। ये नहीं आ रहा है। अच्छा, तो क्या आ रहा है? 1.092। 1.092, तो 1.092 लिख दीजिए। अब आप शिफ्ट लॉक करके और ये नंबर लिखिए, और फिर बताइए कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है। 12.359। 12.359, तो 6 हो गया, मतलब 2 डेसिमल में कर लिखिए, तो 12.36। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। जी आगे चलें, सर। आगे चलें। जी सर। कॉपी कर जी लिया सर। सबने?
आगे चलिए। एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कह रहा है रैंडम वेरिएबल एक्स हमें दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, एक्स और पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, वेरिएंस मालूम करना है। तो ये हम कर तो चुके थे, ये याद है आपको, वेरिएंस हमने निकाला था, या दोबारा सर बताया जाए? स्टैंडर्ड डिविएशन इसको देखो, क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो। सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना। आप क्वेश्चन कॉपी कर दीजिए, एक्स आपको दिया हुआ सर है। सर वेरिएंस का मसला नहीं है, इसका जो पार्ट बी दिया हुआ है ना वो पूछना है हमने। अच्छा, ए पार्ट क्लियर है? जी सर। सर ये पार्ट तो हो जाएगा। अच्छा, तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड बिजनेस? तो क्या हमने परमुटेशन पढ़ी है? नहीं सर। नो सर। हमने परमुटेशन नहीं पढ़ी, तो हमें देखना पड़ेगा हमारे सिलेबस में है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, जब ही नहीं पढ़ी, क्योंकि ये पुराने पेपर हैं बहुत सारे। ये हमारा सिलेबस चूंकि मॉडिफाई हो चुका है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ये BS3 का पेपर होगा। 100% श्योर हूं मैं कि BS3 का पेपर होगा, ये रहा 2010 का। तो पहले BS3 में भी स्टैट्स होती थी, BS4 में भी स्टैट्स होती थी। अब वो कंबाइन करके एक कोर्स बन गया है, तो लिहाजा कुछ आर्टिकल डिलीट कर दिए गए हैं कंबाइन करने के बाद। तो ये पुराना सिलेबस है। तो बहरहाल ये करवाने में मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नई चीज अभी हम नहीं करवा रहे। मैं पहले एक दफा श्योर कर लूं कि ये कोर्स आउटलाइन में है कि नहीं। अगर सर है तो आपने आपको कर। हमें सर आपने हमें कहा था ना कि हमें कौन से पेपर से फोकस करना है, BS6 के। जी 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 जी, BS6 वाले सारे ओके पेपर कर सर। लेने हैं। हाँ, सारे कर लेने हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर आपके करीब हैं। बहुत सारी साइड चीजों पे ध्यान मत दीजिए, BS6 के सारे पेपर बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। अगर टाइम बचे उसके बाद फिर BS3 BS4 के पेपर भी देख लीजिए, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, परेशान मत होइए, पैनिक में मत आइए कि हमने तो ये नहीं पढ़ा, हमने तो वो नहीं पढ़ा। लेकिन आपको जो पढ़ाया गया, आपके कोर्स आउटलाइन के कोरिस्पॉन्डिंग पढ़ाया गया है। तो ये चीजें बहुत सारी पहले हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। बहरहाल हम एक दफा और देख लेंगे इसको, कोई ऐसी बात नहीं। आगे चलें जी। इसमें क्या इशू है? ये तो मुझे रिग्रेशन कोरिलेशन का सवाल लग रहा है। The data in the table gave the market share of a product of a given expenditure per unit. Find the least square line of regression to estimate market share for a given expenditure. तो यहां से तो समझ में आ रहा है कि फाइंड ए लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ द रिग्रेशन, रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है। तो रिग्रेशन लाइन, सर रिग्रेशन इक्वेशन तो दो किस्म की होती है, एक y1x होती है, एक x1y होती है। तो इसमें कोई बता सकता है कि हमने इसमें x1y निकालना है कि y1x निकालना है? और दूसरी बात ये कि इस कॉलम में x और y दिया हुआ नहीं है। तो कोई बता सकता है, क्योंकि आप लोग तो इकोनॉमिक्स के लोग हैं और आप तो बिजनेस के लोग हैं, तो आपको पता होगा कि मार्केट शेयर जो है वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करता है, या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर मार्केट शेयर पर डिपेंड करता है? मार्केट शेयर एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर मार्केट शेयर डिपेंड करता है तो y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इसको x होना चाहिए। अब आपने क्या निकालना है? अच्छा, अब अंदाजा कैसे लगाते हैं? ये तो खैर हमने निकाल लिया, अब अंदाजा कैसे लगाते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई के वाई ऑन एक्स है? तो देखिए यहाँ पे जैसे वाई ऑन एक्स होती है तो वो कैसी होती है? वाई ऑन एक्स होती है ऐसी, वाई हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये वाई ऑन एक्स है, वाई ऑन एक्स है। और एक्स ऑन वाई कैसी होती है? एक्स ऑन वाई ऐसी होती है कि एक्स हैड इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, इजंट इट और नॉट? यस सर। यस अब हम सर। अब हम अंदाजा कैसे लगाएं? चले, हमने यहाँ से आइडिया कर लिया कि भाई जाहिर सी बात है, मार्केट शेयर एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है। एडवर्टाइजिंग मार्केट शेयर पर थोड़ी डिपेंड करती है, एडवर्टाइजिंग तो हम करते हैं अपनी मार्केट शेयर को अच्छा बनाने के लिए। बहरहाल हमें समझ में आ गया। सर अब अंदाजा कैसे लगाया जाए? किसने जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हमें आइडिया भी हो गया कि रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करनी है, लेकिन हम क्या ये फाइंड करें कि ये फाइंड करें? ये वाई हेड का मतलब होता है एस्टिमेशन वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू। देखिए एक तो वाई ये रहा, ये एक्चुअल वैल्यू होती है, और ये होती है एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेट करना। अच्छा, तो अब आप देखिए एस्टिमेट करने को क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन टू एस्टिमेट मार्केट शेयर, टू एस्टिमेट मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर क्या है? मार्केट शेयर वाई। वाई है। तो एस्टिमेट मार्केट शेयर यानी कि वो तो हमसे ये पूछ रहा है, एस्टिमेट तो वाई हेड होता है, ये एस्टिमेट एक्स को कर रहा है, ये एस्टिमेट वाई को कर रहा है। अब अंदाजा कैसे लगाएं कि क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है एस्टिमेट मार्केट शेयर, तो मार्केट शेयर वाई है और वाई का एस्टिमेट वाई हेड होता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हमें वाई और एक्स मालूम करनी है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो हमें एक्स और वाई मिल चुके हैं और आपने वाई और एक्स निकालना है, तो लिहाजा इसको डिलीट कर दीजिए। अब तो सारा काम आपको आता है,
आप हेडिंग डालेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, लेट y hat is equal to a plus bx with the required regression equation of y on x, where a और b को आपने फाइंड करना है। हमें याद है कि हमने कहा था कि इक्वेशन में हम सिर्फ a और b को फाइंड करते हैं, x और y को फाइंड करना नहीं होता। और फिर आपको ये भी याद है कि b का फार्मूला हुआ करता था और फिर a का फार्मूला हुआ करता था, और फिर हम इस b और a के फार्मूले को देखकर कॉलम बनाया करते थे और कॉलम की वैल्यू को पुट किया करते थे, उससे हमें रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाती थी। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपकी, या मैं लिख के दिखाऊं दोबारा से? जी सर, क्लियर है। क्लियर है? तो मिलफर्ड जब आप इक्वेशन निकाल लेंगे तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, एक मिसाल है, y इज हेड इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन आपके पास आ गई, आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर दी और a और b की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो लिहाजा आपको एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन मिल गई। बी पार्ट क्या पूछ रहा है? एस्टिमेट मार्केट शेयर, यानी कि मार्केट शेयर को एस्टिमेट कीजिए, मालूम कीजिए व्हेन द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज 3 लाख, बल्कि 3 लाख। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर यानी कि एक्स दिया हुआ है आपको, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर तो एक्स है ना, तो लिहाजा एक्स की वैल्यू दी हुई है, आपने वाई मालूम करना है। तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे एक्स की वैल्यू? सर 3 लाख करेंगे ना? नहीं, और कोई बताए? सर अभी आप खुद ही कह रहे थे कि ये एक्स की वैल्यू है, जब हम आपसे कह रहे हैं कि 3 लाख पुट करें तो आप कह रहे हैं नहीं, ये क्या बात हुई? सर 300। और नहीं, बहुत क्लोज है। अब आप देखें कि ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का स्केल क्या है, किस स्केल में आप मेजर कर रहे हैं? 4 जीरो लगे हुए हैं, यानी 4 जीरो के अंदर कारोबार हो रहा है, तो लिहाजा पहले 4 जीरो तो आप सर डिलीट कर दीजिए, 30। क्योंकि 4 जीरो के अंदर कारोबार हो रहा है। बस यही इसके अंदर ट्रिक थी। अब आपने पुट एक्स इक्वल टू 30 कर देना है, ये आपकी इक्वेशन 2 होगी, 2 में पुट कर दीजिए, आपको वाई हेड मिल जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर। आगे चलें। सर इसी रिग्रेशन वाले में क्वेश्चन था, उसमें लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है। सॉरी, लेंथ यस सर, ओरिजिनल कहाँ है? लेंथ। कहाँ है सर सवाल? मैं वो सी असल में आर को। ए और बी की वैल्यू को ना इंटरप्रेट करते हैं ना, तो इसलिए वो लिखा होगा उसने। वो असल में एक्चुअली ए और बी की इंटरप्रिटेशन होगी, एक्चुअल लेंथ वो तो ए और बी की इंटरप्रिटेशन होगी। बहरहाल आप पेपर बता सकती हैं, इसमें मौजूद है वो पेपर क्या? सर मैंने सी आर को सेंड किया, वो आपको कर देती हैं अभी। सीआर को किया हुआ है, तो बस उसने किया हुआ है, मतलब कल ही किया था आपने? नो सर, जस्ट अभी किया है अभी। अच्छा सही सर है, मैं अभी आपको भेज देती हूँ। सही है, सर सही है। सर ये जो अच्छा, क्वेश्चन ऊपर गया है, ये जो अभी 5 है आप देख रहे हैं, इसके ऊपर 4 जो बी है, मुझे उसमें बस एक चीज कंफर्म कर दें कि ये क्वेश्चन जो है ये वेरिएंस का क्वेश्चन है। ये वाला, ये जो ये इफ वाला, इफ शॉर्ट रेंज, जी जी ये वाला। ये वाला बिल्कुल भी वेरिएंस का नहीं है। वो उसने यहाँ पे विद इक्वल वेरिएंस लिखा हुआ है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको सब कुछ नल भी दिया हुआ है, देखें आप, जी डिफरेंस ऑफ मीन का टेस्ट है, डिफरेंस ऑफ मीन का टेस्ट है, नल आपको दिया हुआ है, ये एच नॉट है आपका, H1 आपको दिया हुआ है, ये H1 है आपका, बिल्कुल डिफरेंस ऑफ मीन का है। तो ये क्यों लिखा है मैं बताता हूँ आपको, मुझे होल्ड करें जरा, सुनते रहे मेरी बात। नल मिल गया, अल्टरनेटिव मिल गया, जी और सर। अल्फा कोई बता सकता है? अल्फा मिल गया, जीरो और उसके पॉइंट जीरो बाद आप डेटा पिक कर लेंगे, N1 ये रहा, N1 X1 बार, सिग्मा दिया है, S दिया है, S1 दिया हुआ है, एस डी है। N2 ये रहा, X2 बार S2, सब कुछ आप काम कर लेंगे। तो सर ये क्यों लिखा है उसने? देखो इसका मतलब ये होता है, आपको याद है कि डिफरेंस ऑफ मीन की जो टेस्टिंग थी उसमें 2 फार्मूले थे, एक था Z फार्मूला, एक था T फार्मूला। जेड फार्मूला कब लगाते थे? जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 नोन हो या N1 N2 30 से ज्यादा हो। और टी फार्मूला कब लगाते थे? जब N1 N2 30 से कम हो और सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी ना दिया जाए। तो ये असल में ये कंडीशन टी फार्मूले की है, मतलब ये एक और कंडीशन है। मतलब अगर आपको दे दिया जाए ना विद इक्वल वेरिएंस, तो ये तो 100% श्योर है कि आपने टी फार्मूला लगाना है। यानी कि ये कंडीशन आपको सिर्फ फार्मूला बताने के लिए है, आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि कहीं वेरिएंस का टेस्ट तो नहीं है। ये बिल्कुल भी वेरिएंस का टेस्ट नहीं है, अगर वेरिएंस का टेस्ट होता तो यहाँ पे नल अल्टरनेटिव वेरिएंस के अंदर होते। तो लिहाजा ये बस एक कंडीशन है बताने के लिए कि वेरिएंस इक्वल है, तो लिहाजा आपने टी फार्मूला लगाना है। और अगर आप पुरानी कंडीशन भी देखें तो आप देखेंगे कि N1 भी 30 से कम है और N2 भी 30 से कम है और सिग्मा 1 भी नहीं दिया हुआ और सिग्मा 2 भी नहीं दिया हुआ, तो लिहाजा ऊपर वाली कंडीशन भी बता रही है कि टी फार्मूला है। और ये विद इक्वल वेरिएंस जो है ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, ये मजीद हमें बताती है कि टी फार्मूला है। तो अगर आपको ऊपर से अंदाजा ना हो रहा हो, तो ये अगर से लिखा हुआ है विद इक्वल वेरिएंस, तो आप आंखें बंद करके टी फार्मूला लगा दें। इज इट ठीक है क्लियर? सर। सर बस एक चीज और पूछनी थी कि मुझे ना वेरिएंस का जो टॉपिक है जो हमने पढ़ा था, उसमें मुझे टेबल देखना नहीं आ रहा है, तो आप एक बार ये पास्ट पेपर्स कवर करा के मुझे टेबल देखना दोबारा बता देंगे प्लीज? वेरिएंस का स्क्वायर का टेबल देखना नहीं आ रहा आपको?
एफ वाले के लिए, मतलब जिसमें हमारे पास टू डिफरेंस ऑफ मीन, अच्छा प्रोबेबिलिटी, सही, सही है, सही है, टू टू वेरिएंस की प्रोबेबिलिटी। बात कर रही है। F1 जी F2 जी। में हमने एक थ्योरम भी लगाया था कि हमारे पास वैल्यू कम थी, तो हम थ्योरम से देखा करते थे। सही है, एग्जैक्टली सर, वही बात है। कर लेंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे अच्छा इंशाल्लाह, सर, आगे इसके चले। ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ना, वो फोर ए, वो वैलिडिटी ऑफ टेस्टिंग है, तो आपने कहा था आप करा देंगे, अब आप बताएं, ये कराएंगे आप? वैलिडिटी ऑफ टेस्टिंग है तो इसका मतलब टेस्ट करना है आपने, मतलब टेस्ट का सवाल है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन टेस्टिंग का है। तो जी फोर सर, ए सबके टेस्टिंग। सामने मौजूद है, पहचाने, सबसे पहला काम क्वेश्चन को पहचानना। पहचानिए क्वेश्चन को, ये है आर्टिकल कौन सा, पहले तो ये बताइए। सर ये वैलिडिटी मतलब टेस्टिंग का आर्टिकल है, क्योंकि हमने 0.01 से ना आइडेंटिफाई किया है कि ये टेस्टिंग का टॉपिक है। सही है, वो आगे हम। स्टेटमेंट तो वैलिडिटी कह रहा है, वो कुछ और भी लैंग्वेज लिख सकता है, हमें से कोई सरोकार नहीं। लेकिन हमने अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से पहचान लिया कि टेस्टिंग का आर्टिकल। जब आपने टेस्टिंग का आर्टिकल पहचान लिया, तो अब अगली चीज है कि आप ये पहचानें कि टेस्ट कौन सा है। यानी कि मीन का टेस्ट है, या डिफरेंस ऑफ मीन का टेस्ट है, या वेरिएंस का टेस्ट है, या टू वेरिएंस का टेस्ट है, या खैर ये तो वो टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस तो है नहीं, क्योंकि टेबल तो दिया हुआ नहीं है। तो अब आपने अगला चीज अंदाजा लगाना होता है कि ये टेस्ट किसका है, मतलब मीन सर का है। मीन का। मीन का टेस्ट है, तो आपने कैसे बताया कि ये मीन का टेस्ट है? सर इसमें मीन फाइंड आउट करना है हमें खुद। नहीं, आपने मतलब ये लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो आपने किसी तरह अंदाजा लगाया होगा ना कि ये मीन का है, तो वो सबको बताएं कि मैंने ऐसे पहचाना कि ये मीन का है। सर एवरेज मेंशन है ना। हाँ हाँ, शाबाश, जुमला पढ़ के सुनाए कि आपने, मैं यहाँ से पहचाना कि ये मीन का टेस्ट है। सर फर्स्ट लाइन में है एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर क्लेम्स डेटा एप्लीकेशंस रिसीव इन हिज ऑफिस आर प्रोसेस इन एन एवरेज ऑफ लेस देन 5 वर्किंग डेज। एक्सीलेंट, ऑसम। ये एवरेज का टेस्ट है, एवरेज ऑफ लेस देन 5 वर्किंग डेज, यानी मीन जो है वो लेस देन 5 है। तो बिल्कुल साफ, बहुत 100% एक्सेलेंट पहचाना। तो पहले मैं इसको शक्ल बना देता हूँ, म्यू इज लेस देन 5। अब इसकी शक्ल को देख के बता दें कि ये नल के अल्टरनेटिव है, ये नल सर के ये अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव है। क्योंकि क्योंकि नल की पहचान तो इक्वल टू है, और इसमें तो इक्वल टू नहीं है, तो लिहाजा ये तो अल्टरनेटिव है। तो भाई अगर ये अल्टरनेटिव है, तो क्या कोई बता सकता है कि नल क्या होगा फिर? म्यू इज इक्वल टू 5। म्यू इज इक्वल टू 5, नल तो हमेशा इक्वल टू भी होता है। तो नल मिल गया, अल्टरनेटिव मिल गया, और अल्फा तो आपको 0.01 दिया हुआ है। और पॉइंट नंबर 4 में डेटा पिक करते हैं, एन कितना, एक्स बार, सिग्मा दिया है, एस दिया है, एन कितना। अब एन देखते हैं, अ सैंपल ऑफ 8 acceptance are randomly taken, a sample of 8 n equal to 8, प्रोसेस दिस। अच्छा, 8 वैल्यूज का डेटा दे दिया है, तो लिहाजा जब 8 वैल्यूज का डेटा दे दिया है, तो हमें याद है कि हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था कि हम इस डेटा को कॉपी कर लेंगे और इसके जरिए से मीन वेरियंस निकाल लेंगे, क्योंकि उसने सैंपल का मीन और सैंपल का वेरियंस नहीं दिया हुआ। तो लिहाजा हम डेटा को कॉपी कर लेंगे आप लोग। 7 6 7 9 सर ये तो 3, 7 वैल्यू गिवन दी है। सॉरी, वैल्यू तो 7 है और सैंपल साइज 8 दिया हुआ है। हो सकता है टाइपो हो। एक, ओ दो, सर 8 है। तीन, चार, पाँच, 8 तक है ना छ हमारे पास। सात, ये भी है ना, एंड 5 डेज, अच्छा, एंड ओके 5 डेज, ओके। ये भी है। तो लिहाजा हमें डेटा दिया हुआ है। अब हम इससे क्या करेंगे, एक्स बार निकाल लेंगे। हमें पता है कि एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। तो यहाँ से समेशन एक्स मिल जाएगा, एन 8 है, डिवाइड करेंगे तो हमें मीन मिल जाएगा, यानी कि 8 से हम डिवाइड कर देंगे, समेशन एक्स हमें यहाँ से बॉक्स मिल जाएगा, उस बॉक्स को यहाँ रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, एक्स बार आ जाएगा। और फिर चूंकि ये डेटा सैंपल का है और मीन भी सैंपल का निकला है, तो लिहाजा जब इस डेटा से वेरिएंस निकालेंगे तो वो हमेशा सैंपल का वेरिएंस होगा। और ये आपको पता है कि सैंपल वेरिएंस का फार्मूला ये होता है। और इसको देखकर आप कॉलम बना लेंगे। और कोई बता सकता है कि क्या मजीद कॉलम बनेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा। सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, पुट कर देंगे। तो एन मिल गया, सैंपल मीन मिल गया, सैंपल का वेरिएंस मिल गया। तो अब इसको डेटा को देखकर कोई बता सकता है कि जेड फार्मूला लगाया जाए कि टी फार्मूला लगाया जाए? टी फॉर्मूला। टी फॉर्मूला। टी फार्मूला क्यों लगाया जाए? सर हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है, हमें जो है वो क्या कहते हैं, एन भी छोटा है 30 से, और हमारे पास जो है ना वो एस गिवन है, सिग्मा। सिग्मा जो है वो गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है हमें। एक्सलेंट, ऑसम। हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन नहीं है, सिग्मा भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमारे पास जेड फार्मूले कंडीशन होती है सिग्मा नोन और एन 30 से ज्यादा। तो सिग्मा भी नोन नहीं है और एन भी 30 से कम है, लिहाजा टी फार्मूला यूज करेंगे। और नाउ द क्वेश्चन बिकम सेम। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। करें स्टार्ट दोबारा? जी। अच्छा जी।
तो हम कहाँ पे थे? हाँ, हम ये क्वेश्चन देख रहे थे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इसका ए पार्ट पूछ रहे हैं, बी पार्ट तो खैर आप कर लेंगे, फाइंड द के, ये तो हमने करवाया हुआ था। सही है ना? तो ए पार्ट जो है, चलो कर लेते हैं हम इसमें। ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? पी ऑफ ए दिया हुआ है। जरा देखते रहिए, अगर हमने ये चीज नहीं पढ़ी तो हम देख लेते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। पी ऑफ ए क्या है हमारे पास? 0.3। और पी ऑफ बी हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटीज दी हुई है 0.6। और हमें ये कहा हुआ है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। क्या हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पढ़ा है? क्या हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़े हैं? नहीं सर। अच्छा, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी। ये फार्मूला कब होता है? व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमारे पास फार्मूला इंटरसेक्शन का ये होता है। लेकिन सर वो तो आपसे यूनियन पूछ रहा है, वो तो कह रहा है कि पी ऑफ ए यूनियन बी निकालें। हाँ, तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला ये होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास होता है ए यूनियन बी का फार्मूला। तो अगर हम गौर करें, सॉरी, इसको वन का नाम दे देते हैं। अगर हम गौर करें तो पी ऑफ ए यूनियन बी मालूम करना है, तो उसके लिए हमें पी ऑफ ए चाहिए, पी ऑफ बी चाहिए, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो सर पी ऑफ ए और पी ऑफ बी तो मालूम है, ये तो हम पुट कर सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन मालूम नहीं है। तो इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए उसने कंडीशन दी हुई है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो भाई जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो इंटरसेक्शन का फार्मूला ये होता है। तो सर ऐसा करें कि पहले आप इंटरसेक्शन फाइंड कर लीजिए। अब आप क्या लिखेंगे? सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो इंटरसेक्शन का क्या फार्मूला होता है? पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी। पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए कितना है ये हमें मालूम है, 0.3। पुट कर देते हैं, ये हमें मालूम है। और पी ऑफ बी भी हमें मालूम है 0.6। दोनों को जीरो मल्टीप्लाई कर पॉइंट वन दीजिए, एट 0.18। तो हमें यहां से इंटरसेक्शन मिल गया। तो जब ये इंटरसेक्शन हमें मिल गया तो अब हम इस इंटरसेक्शन को वन में पुट कर देते हैं, तो लिहाजा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देयरफॉर वन बिकम्स पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए कितना होगा? 0.3 प्लस पी ऑफ बी कितना होगा? 0.6। वैल्यू पुट कर दी, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.18 है। तो लिहाजा इन जीरो दोनों पॉइंट को प्लस सेवन कर टू 7.2। 0.72। दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। हैव यू गॉट इट? हैव यू यस गॉट सर। इट? यस सर। आगे प्रोसीड करें। यस सर। जी सर। सर इसका दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो देखना है, ये सी पार्ट, रिप्लेसमेंट वाला। सॉरी, सर ये इसमें एक सेव। क्वेश्चन है ना, 6 कार्ड वाला, 6 कार्ड आर ड्रॉन जी 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 रिप्लेसमेंट। जी जी जी। जब भी हम ड्राइंग करते हैं ना विद रिप्लेसमेंट, तो हमेशा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। विद रिप्लेसमेंट में हमेशा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, और विदाउट रिप्लेसमेंट में हमेशा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगती है। और सर हाइपर ज्योमेट्रिक हमें नहीं आती, और ये 2-3 सवाल में आई है रिपीटेडली। रिपीटेडली आई है क्या? ये BS6 के पेपर में भी आई है? नहीं सर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को तो पढ़ी हुई है, तो वो बता दें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। सर पहला पार्ट तो होना चाहिए, क्योंकि हमने बाइनोमियल पढ़ी हुई है, और हमें तो पता है कि बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इज इक्वल टू NCx p की पावर x q की पावर टू की n पावर माइनस x, x। माइनस एक्स। ये होता है। अब हमें इसके लिए n चाहिए,
हमें इसके लिए पी चाहिए, और क्यू का पता होता है हमें, क्यू तो 1 - पी होता है। तो लिहाजा अगर हमें ऊपर से पी मिल जाएगा तो हम पुट कर देंगे तो हमें क्यू मिल जाएगा। और फिर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कोई बता सकता है कि एन कितना है, कितने कार्ड निकाले गए? 6 6 कार्ड निकाले गए। ये पी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम कैसे निकालेंगे? कह रहा है कि सक्सेस आपकी किसमें है, 6 में से 52 कार्ड है, 52 में से 6 कार्ड निकाले गए हैं। कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी के उसमें से 3 जो होंगे वो किंग होंगे, 3 जो होंगे वो किंग होंगे। तो 3 तो कभी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि 3 तो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से लेस होती है, 1 से लेस या इक्वल टू होती है। तो ये 3 जो है ना, असल में ये तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब ये तो पी ऑफ एक्स वाला है, ये है, ये पूछ रहा है कि 3 होंगे। वो 3 क्या होंगे? वो 3 किंग होंगे। तो पी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो किंग से निकलेगी। तो क्या कोई बता सकता है कि अगर एक कार्ड निकाला जाए तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर 52 पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाए तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको पता है कि फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, किंग होते कितने हैं? 4 4 में से कोई एक होगा। और टोटल कार्ड जी कितने हैं? 52 52। तो लिहाजा अगर हम इसको डिवाइड करें, 4 1 जा 4, और 4 1 जा 4, एक इधर गया 12, और 4 इधर 12, तो P हमारे पास 1/13 आ जाएगा। और Q कैसे निकलेगा? Q इज इक्वल टू 1 - P होता है, तो 1 - 1/13। तो Q हमें मिल जाएगा 12/13, या इसको आप डिवाइड कर लें तो चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये आपको Q मिल गया। तो P मिल गया, Q मिल गया, N मिल गया, और P ऑफ एक्स इक्वल टू 3 मालूम करना है, तो लिहाजा इसमें पुट कर दीजिए। तो ऊपर फार्मूला मौजूद है, यहाँ पे स्मॉल एक्स आपका कितना है? स्मॉल एक्स आपका 3 है। तो लिहाजा P ऑफ एक्स इक्वल टू 3 जो आपको मालूम करना है, ये है एन सी एक्स। एन कितना है? एन तो 6 है, तो एन की जगह पे 6 रख दिया, सी। और एक्स कितना है? एक्स हमारा स्मॉल एक्स जो होता है वो ये होता है, और वो हमारे पास 3 है, तो ये 6 से 3 हो गया। और p की पावर x, तो p हमारे पास 1/13 है, और इसकी पावर x तो ये 3 हो गया। और q की पावर n-x, तो 12/13, और ये n-x यानी कि 6 - 3 हो गया। बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको डायरेक्टली पुट करके कंप्यूट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर एक बार ये 1/13 दोबारा बता दें। अच्छा, q का फार्मूला होता है हमारे पास 1 - p। जी तो p हमारे पास कितना आया है? 1/13 आया, तो यहाँ पे 1/13 पुट कर देंगे। क्यों कितने? 1 - p है ना, तो p 1/13 पुट कर देंगे। ये आप सर, ये ये वाला वन पूछ रही हैं? अपॉन थर्टीन कैसा जनरेट हुआ ये पूछ रही हूँ मैं। ये 1/13 कैसे जनरेट हुआ? अच्छा, तो आपने 6 कार्ड निकाले थे, ये बात तो समझ में आ गई कि n = 6 होगा, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा, ये p मैंने कैसे निकाला? देखें, आपसे दो बातें पूछ रहा है कि 52 में से 6 पत्ते निकाले गए, क्या प्रोबेबिलिटी के 3 किंग होंगे? अब इसमें दो चीजें, एक है 3 और एक है वो किंग होंगे। तो ये बैकग्राउंड से म्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को, बस जिसने क्वेश्चन पूछना वो अनम्यूट करके पूछ ले। तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। तो हर कोई अपने आप को म्यूट कर ले, और जब क्वेश्चन पूछना हो तो फिर उस वक्त अनम्यूट कर लिया करे, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। तो हाँ, ये P 1/13 कैसे निकला है? 6 कार्ड निकाले गए 52 में से, कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी के 3 किंग होंगे। तो अब दो चीजें हमें मालूम करनी है, एक तो हमें पी मालूम करना है, क्योंकि क्यू निकालना तो कोई काम ही नहीं है ना, क्यू तो 1 - p है। अगर पी जो भी निकलेगा उसमें से आप 1 में से माइनस कर देंगे तो आपको क्यू मिल जाएगा। तो काम क्या है निकालना? आपको एन मालूम हो चुका है, एक काम तो ये कि एक्स आपको मालूम नहीं है, दूसरा ये कि आपको पी मालूम नहीं है। ये दो चीजें आपको मालूम नहीं है, क्यू निकालना कोई काम नहीं है। अब एन यानी एक्स और पी को डिवाइड करना है कि एक्स क्या है और पी क्या है। तो क्या ये पी हो सकता है 3? प्रोबेबिलिटी कभी 3 हो सकती है? प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 0 से 1 के दरमियान होती है। हमें तो मालूम है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए लाइज बिटवीन 0 to 1, हमेशा 0 से 1 के दरमियान होती है, ये कभी भी 3 नहीं हो सकती। तो हमें तो डिसाइड करना है कि एन तो हमें मिल चुका है 6, हमें डिसाइड करना है कि पी क्या है और एक्स क्या है। तो लिहाजा ये एक्स है, एक्स इक्वल टू 3 है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू 3, ये स्मॉल एक्स आपका 3 है। रह गया पी, तो पी कैसे निकलेगा? सर यहाँ तो वो कह रहा है कि 3 किंग होंगे, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि एक किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये पी हमेशा एक कार्ड से निकाला जाता है। सर क्या मतलब एक कार्ड से निकाला जाता है? भाई यहाँ पे उसने 6 कार्ड निकाले, अगर वो 6 की जगह 12 कार्ड भी निकाल ले तो हमारा पी यही निकलेगा। तो चूंकि आप किंग में इंटरेस्टेड है, तो पी निकालने के लिए आप सोचेंगे कि अगर 52 पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाए तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऊपर क्या आता है? फेवरेबल केसेस। तो किंग होते कितने हैं?
4 होते हैं तो 4 में से कोई एक किंग होगा, और टोटल पत्ते कितने होते हैं नीचे, वो 52 होंगे, तो लिहाजा हम इस तरह लिखेंगे। अगर मिसाल के तौर पे ये सवाल हो कि 6 कार्ड ड्रॉ किए गए 52 में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 कार्ड्स आर फेस कार्ड। मिसाल, चलो मिसाल, वो 3 किंग नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है कि 3 जो है वो फेस कार्ड होंगे। तो कोई बता सकता है कि 3 फेस कार्ड होंगे, तो 3 तो वैसे ही रहेगा x=3। अब p कैसे निकालेंगे आप? वो 52 की 3 जगह हमारे पास 12 आ जाएगा। नहीं, 52 तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। 52 पत्ते टोटल होते हैं तो वो तो 52 पत्ते तो 52 ही रहेंगे। अब आप ये देखेंगे कि फेस कार्ड होते कितने हैं। सर 12 डिवाइडेड बाय 52। 12 होता है ना, 12 डिवाइड बाय 12। हाँ, 12/52, ऊपर 12 आ जाएगा। अगर वो पूछ ले कि 3 किंग नहीं होंगे बल्कि 3 क्वीन होंगी, तो पी कैसे निकलेगा? तब भी ऐसे ही निकलेगा। तब भी ऐसे निकलेगा क्योंकि क्वीन भी 4 होती है। सो हैव यू गॉट इट नाउ? यस सर। आगे चलते हैं। सर इसी के नीचे रिग्रेशन वाला हाँ क्वेश्चन सर, है उसके वो। नीचे वाला क्वेश्चन। हाँ वो रिग्रेशन वाला जो सम ऑफ द स्क्वायर वाला है, ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सर रिग्रेशन, ये आप ये नहीं करना आपने, ये आप सर ये। एरर भी है इसमें। सर हाँ तो हाँ। बेटा ये नहीं करना, ये आपने मल्टीपल रिग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ, तो आपने इसको कंप्यूट नहीं करना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे चलो, आप क्या कह रहे हो? ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, इंस्ट्रक्टर वाला? नो सर। अच्छा, if an instructor counts the final examination in a course 4 times as much as each 1 hour examination। अच्छा, कुछ 1 hour के एग्जामिनेशन हुए हैं और कुछ 4 hours के एग्जामिनेशन हुए हैं। अच्छा, और जो 4 hour का एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम, अच्छा एक फाइनल एग्जाम है और एक 1 hour वाले हैं, तो फाइनल एग्जाम का वेटेज क्या है? 4 टाइम्स है। फाइनल एग्जाम का वेटेज क्या है? 4 टाइम्स है। What is the average score of the student who received 76 in the final examination? फाइनल एग्जामिनेशन में उसने 76 मार्क्स लिए हैं, एंड दिस आर इन दी 4 1 hour एग्जामिनेशन। तो इन सब का वेटेज 1 है, और इसका जो है वेटेज 4 है, तो इसका जो वेट होगा वो 4 होगा, और इन सब का वेट 1 1 होगा। ये वेटेड में निकालना होगा मेरे ख्याल से आपको, 1 2 3 एंड 4। तो ये तो नहीं है कोई चीज। 1 2 3 इनका वेटेज 1 है और इनका वेटेज 4 है, तो वेटेड भी निकाल लेंगे मेरे ख्याल से। तो इसमें होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, अच्छा जी, मेरे ख्याल से तो ये ऐसे होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्स आपको क्या दिया हुआ है? 76 तो फाइनल एग्जाम में है, और इसका वेट वेट W फॉर वेट, इसका वेट 4 है, और जो 1 1 hour की एग्जामिनेशन है इसका वेट 1 है। तो ये 1 1 hour एग्जामिनेशन है 70, 54, सॉरी 54 और 73 और 67, और इन सब का वेट 1 1 है। 1 2 3 4 इनका वेट 1 1। तो जैसे कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में निकालते थे ना, मीन का फार्मूला आपके पास होता था समेशन f(x)/समेशन f। तो यहाँ पे f की जगह पे ना w आ जाएगा, समेशन w(x)/w, ये वेटेड मीन कहलाता है ये बस f की जगह पे w आ जाएगा। तो आपने एवरेज निकालना है इसका, तो आपसे यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर मीन निकालना है, तो लिहाजा आपको ये वाला कंप्यूट करना है। फ्रीक्वेंसी जगह पे वेट आ जाएगा, एक ही बात है। तो आप ये W(x) निकाल लीजिए, यहाँ पे इसका समेशन मिल जाएगा आपको, समेशन W(x) हो जाएगा, और यहाँ से समेशन W निकल जाएगा। आप इस बार में पुट कर दीजिएगा, समेशन W तो आपके पास कितना है, 8 है, और इसको आप मल्टीप्लाई करके समेशन निकाल के क्या पुट कर देंगे आप लोग? जी सर, कर लेंगे। हो जाएगा। अच्छा, 3 का ए पार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ये तो मैंने शायद करवाया आप लोग को।
या पेपर में सर दिया था मैंने? ये आपने हमें इंटरनल के पेपर में दिया था, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि ऊपर ना एक लाइन लिखी हुई है फॉर्मूला टाइप की, वो समझ नहीं आया था वो क्या है। ये समझ में नहीं आ रहा? जी सर ये। क्या आपको मीन निकालना आता है? जी सर आता है। आप इसको तो भूल जाएं, इस फार्मूले को तो भूल जाएं। आप ऐसा करें, पहले सबसे पहला काम क्वेश्चन को कॉपी करना, क्वेश्चन कॉपी कीजिए। अगला काम फार्मूले का रेफरेंस देना। वो दो बातें आपसे पूछ रहा है कि वेयर म्यू इज द मीन, म्यू जो है वो मीन है। तो लिहाजा मीन का फार्मूला आपको पता है कि आप एक्स बार से भी लिखते हैं, म्यू से भी लिखते हैं पॉपुलेशन मीन को। तो लिहाजा मीन का फार्मूला होगा समेशन एफ एक्स वाला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये आप इस तरह निकाले, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, इससे मीन निकाल लीजिए। दूसरी चीज, वो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, तो लिहाजा स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लीजिए। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला होगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। क्या मैं सही लिख रहा हूँ फार्मूला? तो लिहाजा आप इसके कॉलम बनाइए और मीन और सिग्मा निकाल लीजिए। फिर मैं के एक मैं रिकॉर्डेड लेक्चर बना के आपको भेज दूंगा, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। मैंने कहीं सॉल्व किया हुआ भी है इसको, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल रहा। तो बहरहाल आप इसको, आपके पास ये दिया हुआ है। अब आप मजीद कॉलम क्या बनाएंगे इसके अंदर? एक कॉलम एक्स का बनाएंगे। ऐसा कॉलम कैसे बनाएंगे? दोनों को क्लास इंटरवल दिए हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको एक्स मिल जी सर। जाएगा। और जब एक्स मिल जाएगा तो फिर आप एक कॉलम एफ एक्स का बना लेंगे। सही ना? मेरे ख्याल जी से अब सर। तो करेंगे इसको। जी सर तो करेंगे आप करेंगे। मीन और सिग्मा निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो ये चीजें पूछ रहा है, मी इंटरवल निकालना है आपने, म्यू प्लस माइनस सिग्मा का और म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा का। तो मैं ये इसका पूरा सॉल्व किया हुआ भेज दूंगा आपको, और मैं अपनी ऑडियो वॉइस भी भेज दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आप ये निकाल लेंगे तो बाकी काम तो फिर 2-2 लाइनों का है। इज इट क्लियर? सर इसी के ऊपर एक और रिक्वायरमेंट है इसी पेपर में। जी। कहाँ? सर ये कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ डेज, ये क्लियर कर दें। सॉरी, कहाँ? सर कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ डेज व्हेन द सेल्स इज मोर देन 475। अच्छा, जी सर परसेंटेज निकालनी। ये वाला भी। अच्छा, when the percentage compute the percentage of the days, percentage of the days निकालनी है आपने। when the sales is more than 475, सेल्स का कॉलम ये रहा। तो अब आप ये बताएं कि मोर देन 475 कहाँ कहाँ आ रहा है? मोर देन 475 तो सिर्फ ये वाला कॉलम है भाई, सेल्स का कॉलम ये रहा, एक्स। कह रहा है मोर देन 475, तो मोर देन सर 475 में तो 461 एक वाला नहीं होगा? नहीं, क्योंकि इसमें तो आपके पास 15 वैल्यूज तो निकल गई है ना, वो क्यों काउंट करेंगे आप? ये तो सर सिर्फ 474, मोर देन 475 मतलब 476 से लेके, 480 तो तो ये है तो ना। बहुत कम वैल्यू है। तो पीछे वाली वैल्यू थोड़ी काउंट करेंगे हम। तो मोर देन 475 में सेफ साइड तो सिर्फ यही है कि इसमें कितने डेज आ रहे हैं, इसके अंदर डेज कितने आ रहे हैं? सिक्स। 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 6 days। 6 डेज आ रहे हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? तो 12 5 17, और 17 17 34, और 34 और 10 44, और 6 50। तो नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय टोटल दिस और मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर द परसेंटेज। तो 52 से 12% होगा कि 12% ऑफ द डेज व्हेन द सेल्स इज मोर देन 475। जी सर 12% ही आ रहा है। सही है? क्लियर है? सर हमने से पहले वाला कॉलम क्यों नहीं लिया? इससे पहले वाला कॉलम हम क्यों लें? मोर देन 475 है तो इसके अंदर 461 तो नहीं होगा, 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 तक तो नहीं है। अब 76 से 40 से 4 वैल्यू, तो उसके लिए मैं पूरा ले लूं। मुझे कैसे अंदाजा होगा कि पीछे वाली वैल्यूज कितनी है और आगे वाली कितनी है? तो क्या मुझे इसको लेना चाहिए? सर मतलब हम डे डिवाइड नहीं कर सकते, इसकी वजह से हमने ये वाला कॉलम नहीं दिया है। भाई इसको तो मैं नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी टेबल बना हुआ है ना, तो मुझे तो आइडिया नहीं है कि पीछे की वैल्यूज तो ज्यादा है ना। 471 से लेके 461 से लेके 475 तक तो है ही नहीं। वो कह रहा है मोर देन 475, तो इसमें तो 4 वैल्यू बची है, 76 77 78 79 50। तो उसके लिए तो मैं ये नहीं ले सकता सारी की सारी वैल्यू फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? ओके सर। चलिए प्रोसीड करें आगे। हाँ, बहुत अच्छे रीजन है, बहुत अच्छे रीजन है। और BS4 का पेपर है, बहरहाल ये बहुत अच्छे रीजन है। तो अब ये है कि सबको डिस्कस करने का मतलब ये है कि मैं इसको सॉल्व करके और वाइस भेज दूंगा आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस, ये जरूर करना है आपने।
ये मिस्टर ब्राउन वाला क्वेश्चन भी जरूर करना है आपने। ये बहुत अच्छा पेपर है ये बहुत अच्छा पेपर है ये वाला क्वेश्चन भी जरूर करना है। ये मुझे नहीं पता कि BS4 में क्यों दिया हुआ है, ये BS6 में होना चाहिए ये। बहरहाल, बहरहाल ये बहुत अच्छा पेपर है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसके मैं रीजन आपको ऑडियो भेज दूंगा फिर, अभी बहुत टाइम लगेगा इसको, लेकिन जरूर करना है ये पेपर। गिव रीजन वाई कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल मल्टीपल कोरिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें क्या इशू है? सर ये आपने कहा था हमारे सिलेबस में नहीं है, कौन सा वाला? यही वाला जो मार्किंग हुई है सर इसका। इसका पार्ट 2 है। Part 2. In a random sample of 400 accidents found that two were at least partially to unsafe working condition. Construct a 99% curve for the two proportion. हाँ, प्रोपोर्शन नहीं है हमारे सिलेबस में, प्रोपोर्शन नहीं है, नहीं है, प्रोपोर्शन नहीं है। पहले हुआ करता था जब कोर्स अलग अलग थे। ये जो है ये सर आपका। अभी जी, आपने हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन करवाया, इसमें ना पास पेपर में एक क्वेश्चन है, मैंने जो पीडीएफ दिया है मैंने मार्क किया, इसमें आया है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन इक्वल हो, तो आपको कंडीशन बता दें। तो आप लोग बताएं क्या होना चाहिए। सिर्फ वही तो नहीं आ रहा करना। बाकी लोग बताएं वो कौन सी कंडीशन है कि जिसपे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सेम हो जाए। कोई बता सकता है? सर है तो कुछ सिमेट्री टाइप के टॉपिक से रिलेटेड, याद नहीं है। जी, अंडर व्हाट कंडीशन ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन आर सेम? जब अर्थमेटिक मीन जीरो सर हो वो सिमेट्रिकल वाली बात तो नहीं है। सॉरी, सर या तो फिर मीन मतलब अर्थमेटिक मीन जीरो हो जाएगा तब होगा, या फिर सिमेट्री से रिलेटेड होगा। नहीं, लिख लीजिए इसको। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन when the data is constant, when the data is constant। अगर डेटा कांस्टेंट हो जाए तो ये तीनों सेम हो जाएंगे। लिख लीजिए सर पहले, इसे मैं बताता प्रूफ हूँ। कैसे करेंगे? लिख लीजिए पहले। वो प्रूफ करने का नहीं पूछ रहा होगा आपसे, रीजन पूछ रहा होगा। अंडर व्हाट कंडीशन दे ऑल आर सेम। सो व्हेन द डेटा इज कांस्टेंट दे ऑल आर सेम। व्हाट डू यू मीन बाय द डेटा इज कांस्टेंट? कांस्टेंट डेटा किस किस्म का होता है? सारी वैल्यू सेम आ रही होती है। सारी वैल्यू सेम आ रही होती है, शाबाश। अगर आप कोई भी कांस्टेंट डेटा ले लें, फॉर एग्जांपल 2 to 2 ले लो, 2 2 2 2 2, 5 दफा ले लिया आपने। अब इसका निकाल के खुद देखिएगा, अरिथमेटिक में निकालें, ज्योमेट्रिक में निकालें, हार्मोनिक में निकालें, सब सेम आएगा। निकाल के देखिएगा, डू योर सेल्फ। वैसे पेपर में जरूरत नहीं है कि दिखाने की, पेपर में तो आप रिजल्ट लिख देंगे कि व्हेन द डेटा इज कांस्टेंट दे ऑल आर सेम। और सर अगर अनग्रुप डेटा हो तब भी? तो ये कौन सा है? ओ अल्लाह की सॉरी, बंदी, ग्रुप डेटा हो, ग्रुप डेटा हो। बस ये कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है, जनरल कंडीशन है ये। ठीक है सर। आगे चलो, क्या कह रहा है ये? By looking at the confidence interval, comments on the significance of the difference of the population mean। क्या आपने इसका confidence interval निकाला है? ये 2 मीन का है मेरे ख्याल से, तो ये 2 मीन का है, तो इसका confidence interval इस तरह का आएगा, μ1 माइनस μ2 दिस। तो क्या आपने इसका ये निकाला है? तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, निकाल के मुझे इसकी पिक्चर भेजिएगा। मैं उस वर्डिंग को देख के आपको एक स्टेटमेंट बता दूंगा, आप उसको याद रखिएगा, वही आपने कमेंट्स करने। वैसे कमेंट्स तो आप लोग करते रहते हैं, कमेंट्स करना तो आने चाहिए आपको। बहरहाल, तो आप डिफरेंस ऑफ मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल का आर्टिकल है, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका रिजल्ट मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सर स्टार्ट के सर नहीं, एक दो पेपर्स रह गए, आपने स्किप कर दिए वो। सर अभी मुझे जान भी के बहुत कुछ पूछना है। जान के किए होंगे, क्योंकि मुझे आ नहीं रहे होंगे, इसलिए मैंने स्किप कर दी। सर अभी और भी चीजें हैं जो मैंने हाईलाइट की है, मेरा वाला पीडीएफ तो अभी खुला ही नहीं।
बस 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 बस, थक गया मैं, बहुत थक गया बस। या फिर अच्छा, आप टाइम दे दे अगली क्लास का। अगली क्लास तो नहीं होगी, मैं ऑडियो वॉइस भेज दूंगा आपको। बहरहाल इसमें क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स, पी और ए, पी ऑफ बी दोनों की प्रोबेबिलिटी, ये म्यूट कीजिए अपने आप को। इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स, पी ऑफ ए भी पॉजिटिव है, पी ऑफ बी पॉजिटिव है, राइट डाउन द कंडीशन। ए एंड बी आर इक्वली लाइकली, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, ए एंड बी आर डिपेंडेंट, ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव तो मैंने पढ़ाया है शायद आप लोग को। चलो मैं फार्मूले इसके लिख दूंगा, मतलब ये स्टेटमेंट में लिख दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है कि आ जाए, ये मेरे जिम्मे है, मैं कर लूंगा इसको। और क्या है? सर ये वाला। क्या है ये? ब्रीफली फोर सर बेसिक यही छोड़, वाला था जिसका पार्ट बी मैं आपसे पूछ रही। ए पार्ट पूछ रहे हैं, बी स्पेसिफाई पार्ट पूछ रहे हैं? नहीं, सी इसका जो सी पार्ट है ना, स्पेसिफाई द एग्जैक्ट कंडीशन एंड टाइप ऑफ नंबर्स। आपने कंडीशन से बता दिया, अब टाइप ऑफ नंबर्स क्या लिखेंगे? नहीं, बस कांस्टेंट, व्हेन द डेटा इज कांस्टेंट दे ऑल आर सेम। जी बिल्कुल, खत्म। ठीक है सर। सर प्रॉपर मीन हमारे कोर्स पार्ट है। क्या चीज? प्रॉपर मीन। प्रॉपर मीन क्या होता है? सर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है डायरेक्ट मेथड से और प्रॉपर मीन मेथड से। किस वाले में हाईलाइट किया हुआ है? यार ये लोकल टर्मिनोलॉजीज हैं, वैसे प्रॉपर मीन नाम की कोई चीज होती तो नहीं है। ये कोई पुराना पेपर तो नहीं है बहुत? सर पीडीएफ में सबसे आखिरी पेपर जो है ना, सीक्वेंस में जो आपने दिया, उसके सबसे लास्ट पेपर का आखिरी क्वेश्चन है ये। अच्छा, होल्ड करें। वो मैंने दो फार्मूले आपको लिखवाए हुए हैं, असल में ये उसी को कह रहा होगा, प्रॉपर मीन और प्रॉपर मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड उसी को कह रहा होगा। होल्ड ऑन। ये बीकॉम की किताब में है शायद, वैसे इस टाइप की कोई चीज़ होती तो नहीं है। ये हमारे लोकल राइटर जो हैं इसमें की चीज़ें लिखते हैं, लेकिन सब्र कीजिए। बैटरी लगा लूंगा एक मिनट। हम्म, जहन में मेरे आ रहा है, ये किसी जमाने में बीकॉम वालों को पढ़ाया जाता था। बाकी तो देख लेता हूँ मैं एक मिनट जरा, कोई बहुत पुराना पेपर निकाला होगा आप लोगों ने। चले मैं देख लूंगा। मेरी इंट्यूशन जहां तक है, प्रॉपर मीन मेथड का मतलब तो वो ये कह रहा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा था आपसे, यस सर। तो प्रॉपर मीन मेरे ख्याल से वो इसको कह रहा होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। और डायरेक्ट मेथड इसको कह रहा होगा वो, जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक आई थिंक सो। दे बोथ आर सेम। हमने याद है हमने किया भी था, प्रूफ भी किया था कि दोनों सेम है, और फिर हमने आखिर में आपसे कहा था कि आप ये वाला फार्मूला यूज करें। याद है कुछ बातें आपको? तो सर आंसर तो दोनों से सेम ही है। हाँ, तो बस वो यही वही आपसे कहना चाह रहा है कि दोनों मेथड सॉल्व करके दिखाएं, दोनों से आंसर सेम आएगा, बस ये बात है। सर आपने कौन सा मेथड बताया?
ये इसको प्रॉपर मीन कह रहा होगा, मुझे श्योर नहीं हूं मैं, इसको प्रॉपर मीन कह रहा होगा, वैसे ऐसी कोई चीज होती नहीं है, इसको डायरेक्ट कह रहा होगा। बाकी मैं इसको मजीद कंफर्म कर लूंगा। मेरा जहां तक ख्याल है वो इसको ऐसे कह रहा है, डायरेक्ट मीन मेथड इसको कह रहा होगा और प्रॉपर मीन इसको कह रहा होगा। बहरहाल मैं इसको एक दफा देख लूंगा। ये लोकल टर्मिनोलॉजीज हैं और कुछ भी नहीं है, ये इस तरह की कोई चीज होती नहीं है वैसे। जी, मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई हैं। सर इसी अब क्वेश्चन का 4 है, इसी पेपर का ऊपर जो है ना। ये क्या परमुटेशन का सवाल, परमुटेशन हमने पढ़ी है? आप लोग सबसे पहले एक काम कीजिए कि BS6 के सारे पेपर सॉल्व कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए, कंपाइल कीजिए, एक साथ कीजिए उसको और उनको सॉल्व कर लीजिए। उसमें कोई इशू है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वॉइस नोट करके सॉल्व कर दूंगा। जब वो पेपर सॉल्व हो जाए, जो मैंने काम करवाया वो सॉल्व हो जाए, मैं रीजन कुछ भेज रहा हूँ वो काम कीजिए, उसके बाद टाइम बचे तो फिर ये BS3 BS4 के पेपर देखिएगा। बाकी मैं सर कोर्स बुक आउटलाइन, वाले तो तकरीबन हो गए, जो आपने पढ़ा दिया है ना हमें, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पास पेपर्स में वो कर लिए, बस रीजंस रह गए। रीजंस में इंशाल्लाह लिख दूंगा। रीजंस में देखता हूँ मैंने लिखे हुए भी होंगे कहीं, बहरहाल में दोबारा इसको लिखना पड़ेगा मुझे, मैं लिख दूंगा और एक वॉइस नोट भेज दूंगा। तो आप फोकस कीजिए, मैं जैसे आपको कह रहा हूँ दोबारा से, आप फोकस कीजिए जो काम करवाया गया है, BS6 के पेपर्स पे फोकस कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कोर्स आउटलाइन को फोकस कीजिए, कोर्स आउटलाइन में जाके देखिए कि चीजें क्या क्या है। मेरे ख्याल से तो हमने की हैं चीजें, और BS6 के पेपर को पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद टाइम बचे तो BS4 पे BS3 पे आइएगा। ज्यादा पेपर के करीब जो है इधर उधर की चीजों को नहीं देखा जाता, जो काम किया हुआ होता है उसी को ग्रिप किया जाता है, पक्का किया जाता है। रीजन आप जरूर कीजिए, ये आ सकते हैं, मेरा ख्याल से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सर मुझे बस दो तीन चीजें पूछनी थी कि हमें टेस्ट ऑफ जो आइडेंटिफिकेशन है वेरिएंस और मीन के लिए वो कुछ बता दें, वो कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे अभी कोई आपने बताया कि वो तो कोई वेरिएंस जो क्वेश्चन, है, हाँ कोई क्वेश्चन दिखाएं जिसमें आपको समझ में ना आ रहा हो। सर अभी तो फिलहाल मेरी नजर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसा है कि हमें आइडेंटिफिकेशन करने में मसला हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन करने में मसला हो रहा है तो अब आप ऐसे कीजिए, जो क्वेश्चन में मुश्किल लगे उसको वॉइस करके, उसको व्हाट्सएप करके भेज दीजिए, मैं उसकी बता दूंगा कि इस जुमले से पहचान हो रही है कि आपने मीन निकालना है, और इस जुमले से पहचान हो रही है कि आपने वेरिएंस टेस्ट करना है। जिसके अभी आपने देखा, हमने जैसे आपकी क्लास पहले में बताया कि <5 यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है, तो हमने मीन को टच करना है। तो मेरे ख्याल से तो साफ जुमले से अंदाजा हो जाता है, ये कोई इल्हामी चीज तो है नहीं कि मैं मुझे नजर आ जाए और आपको नजर ना आए। तो वो तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ निशानियां होती हैं, उससे हम पहचान लेते हैं। तो मीन का पूछा होता है एवरेज <5 days, तो एवरेज से हमें मीन का अंदाजा हुआ, तो वेरिएंस का भी इससे हमें अंदाजा होता है। सर एक चीज मुझे और क्लियर कीजिएगा, एक बार मुझे एसपी का वेरिएंस का फॉर्मूला बता दें, जहाँ वेरिएंस के लिए हमने एसपी का फॉर्मूला देखना है, और वेरिएंस फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे देखना है दोबारा बता वो टी फार्मूला SP साहब वाला, दें। जी सर। तो वो तो लिखवाया हुआ है लेक्चर के अंदर, वो है नहीं आपके पास क्या? सर मुझे बस कंफ्यूजन ये हो रही है कि n1 - 1 कर रहे हैं, फिर एस का स्क्वायर है कि नहीं है। फॉर्मूला मेरे पास है लेकिन मुझे स्क्वायर का समझ नहीं आ रहा है। बाकी लोग बताएं कि क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। जी सर, बस यही कंफर्म करना था, एस पे स्क्वायर है कि नहीं है। एनीथिंग एल्स? और यस बाकी सर, है स्क्वायर। वेरिएंस का जो वो है ना फ्रीक्वेंसी टेबल, उसको देखने का तरीका दोबारा। वेरिएंस का जो टेबल है वो देखने का तरीका, जी सर। कोई वैल्यू देखनी है आपने? पहले तो वैल्यू बताएं क्या देखनी है आपने। सर मेरे पास एक क्वेश्चन था, उसमें ना मैंने देखा था कि मेरे पास ना 0.05 अल्फा है, और V1 मेरे पास 29 है, और V2 मेरे पास 39 है। ये इंटरनेट से क्वेश्चन मिला था मुझे, तो अब मैं उसकी वैल्यू देख रही थी अबे तो मुझे अल्लाह की समझ नहीं। बंदी, इस्तगफार पढ़ो, इंटरनेट से क्वेश्चन मिला था, दफा सर करो मुझे इंटरनेट के वैल्यू, क्वेश्चन। सर क्वेश्चन सर की वैल्यू टेबल देखनी नहीं वैल्यू आ तो रही थी। वैसे क्वेश्चन में गिवन होगी ना। हाँ, टेबल वैल्यू गिवन होगी। सर फास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग जो है ना, कुछ होमवर्क वगैरह है, उसमें मैंने होमवर्क। अब मुझे काम करने के दो, निपटाने हैं, रीजंस में आप लोग के देख लूंगा। तो शुड वी लीव द क्लास? कैन यू हेयर मी? के बस एक बार वैल्यू देखना बता दें सर। भाई अब बता दूंगा, मैं इसकी वाइस कर दूंगा आपको।
ओके सर, थैंक यू। अ, अच्छा सर, मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि हमारे पास जो है ना कुछ आपने एलिमेंट्स बताए थे जिसको देखकर हमें ना टेस्टिंग के नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाने थे, जिसमें से एटलीस्ट का मतलब था ग्रेटर देन इक्वल टू, जी बिल्कुल। और एट मोस्ट का था लेस देन इक्वल टू, जी बिल्कुल। और मोर देन का मतलब मोर देन के लिए क्या यूज होगा? ग्रेटर देन। और नॉट मोर देन इज इक्वल टू लेस देन। नहीं, नॉट मोर देन का मतलब ये है, मोर देन का उलट। लेस देन के लिए वो कहेगा लेस देन, नॉट मोर देन का मतलब ये नॉट मोर देन है। नॉट मोर देन हमारे पास ग्रेटर देन होगा। नहीं, नॉट मोर देन का उलट, तो मोर देन का उलट क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा। नॉट मोर देन का उलट, नॉट मोर देन। नॉट मोर देन, ठीक है, सही है। और कोई इसकी, क्योंकि ये पास पेपर से निकला था नॉट मोर देन, तो खैर। बस BS6 के करें, अब मैं रीजन भेज रहा हूँ वो करें बस, और जी सर। अल्लाह पे तवक्कल करें, दुआ करें। सही है। चलो। जी सर। बस अब जो कोई इशू हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी ठीक मच, है सर। थैंक्स अ लॉट। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।